संविधान। और संविधान में हम सबसे पहले भाग 1 करने से पहले, संविधान में भाग 1 पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे हमारे भारत की प्रस्तावना। हमारे भारत की क्या है? प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्देशिका। इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो एक चीज़ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। रुकेगा कि पहले तुझे बता दूं, इन्हें ना बताऊं? वही बताने जा रहा हूं, थोड़ा सब्र कर, ठीक है? ऐसे बता दूंगा मज़ा नहीं आएगा। देख अभी ये जो आपके सामने लिखा है, ये हमारे संविधान का फ्रंट पेज है, पहला पेज। ये हमारे संविधान, जहां पर भी हमारे संविधान की मूल किताब रखी है ना, मूल प्रति, ये क्या है? उसका फ्रंट पेज है। क्लियर है? और ये जो है लिखा हुआ है, यह हमारे संविधान की क्या है? उद्देशिका। क्या है? उद्देशिका। ये हमारे संविधान की क्या है? उद्देशिका। अब जरा ध्यान सुनिएगा। जब संविधान की तीसरी बैठक, कौन सी? जब संविधान की तीसरी बैठक, संविधान की तीसरी बैठक कब हुई है? 13 दिसंबर 1946। जब हमारे संविधान की तीसरी बैठक हो रही थी 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा में JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का प्रस्ताव रखा। उद्देशिका का प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा के आदरणीय सम्मानीय लोगों, हमारे संविधान की एक उद्देशिका भी होना चाहिए, और जिसको हम पढ़ें तो हमें पता चले कि आखिरकार हमारा संविधान कैसा है, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान करता क्या है, और हमारे संविधान में कितने लोगों को फायदा होता है, या कौन से लोगों को फायदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई किताब आप खरीदते हैं तो उसके पहले पन्ने में लिखा रहता है कि चैप्टर 1 कौन से पेज में, चैप्टर 2 कौन से पेज में, चैप्टर 3 कौन से पेज में। यानी पहला पेज देख के ये पता लग जाता है कि इस किताब में क्या क्या है। उसी तरीके से ये उद्देशिका है, और जिस उद्देशिका जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, हमारा संविधान कैसा है, हमारे संविधान में क्या क्या वर्णित है। और हमारे संविधान में ये जो उद्देशिका है, इसका प्रावधान, उद्देशिका का प्रावधान आपको बता दें कहां से लिया गया? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारे संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव लिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे पहला जिसका लिखित संविधान बना था वो किसका था? अमेरिका का। और अमेरिका ने अपने संविधान में उद्देशिका को रखा था। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हमारे संविधान में भी एक उद्देशिका होनी चाहिए। उद्देशिका, उद्देश्य, कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है और हमारा संविधान कैसा है। क्लियर है? USA से लिया हमने उद्देशिका का प्रावधान। अब फिर बात आती है कि इस उद्देशिका की भाषा कैसी होनी चाहिए, किस हिसाब से उसको हम लिखें, क्या क्या उसमें प्रकट करें। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अपनी उद्देशिका की भाषा लिया। क्या लिया? उद्देशिका की भाषा। कहां के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो अब 3 क्वेश्चन, बड़े बड़े 4-5 क्वेश्चन बन गए इतने में ही। देखो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ, लेकिन यहीं से आपके 3-4-5 क्वेश्चन बन गए बड़े भयंकर। कैसा? कि उद्देशिका का प्रस्ताव किसने प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी। क्यों? बुजुर्ग व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे, और उनको नहीं लग रहा था कि मैं आगे चल पाऊंगा, त्याग दे दिया। ठीक है? अब बात यह है कि इस उद्देशिका में है क्या, और इसी उद्देशिका को
हम संविधान की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी। कुंजी मतलब क्या? चाबी। संविधान की क्या? चाबी। काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को, उद्देशिका को कहा गया है। यहां तक समझ में आया आपको? भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्ताव कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में। ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं भारत के संविधान में इस उद्देशिका का मतलब क्या है और ये बोल क्या रहा है। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या समझे इसका मतलब? क्या समझे इसका मतलब बताओ। इस संविधान में क्या समझ में आया आप लोगों को? मैंने इतना पढ़ दिया, आप लोगों को क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया? अच्छा, क्या आया? अच्छा, ये समझ में आया? चलो, बहुत अच्छी बात है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। क्लियर है? अब मैं आपको एक एक चीज इसका बताता हूं। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, समझिएगा, समय कम है, बहुत अच्छा समझिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा PDF, लिख लीजिएगा। हम भारत के लोग, अब ये संविधान किसके लिए बनने वाला था? हमारे लिए। तो हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? कि हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे और कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर कोई राज नहीं करेगी। हम खुद अपने डिसीजन, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम खुद अपने डिसीजन लेंगे। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब कि हमारे ऊपर किसी का राज नहीं होगा, हम खुद अपना डिसीजन लेंगे। आगे समाजवादी, समाजवादी जहां पर सभी समाज की रिस्पेक्ट होगी, सभी समाज का बराबर का होगा और सभी समाज के साथ, किसी भी समाज के साथ ऊंच नीच की भावना नहीं की जाएगी। सभी समाज के लोग बराबर, किसके आगे? संविधान के आगे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है? बिना किसी धर्म के, कि हमारे भारत का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि हमारा भारत सभी धर्म की रिस्पेक्ट करेगा। भारत हिंदू राष्ट्र कहलाता है क्या? नहीं। इस्लाम राष्ट्र? नहीं। भारत में विश्व के सभी धर्म विराजमान हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है और भारत सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब भारत में वास्तविक शक्ति लोगों के पास होगी, जनता के पास होगी। जनता अपना शासक स्वयं चुनेगी, यानी कोई राजशाही नहीं चलेगी। जहां पे जनता स्वयं अपना राजा चुनती है उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोगों के हाथ में शक्ति होना। अब ये बताइए, माननीय आदरणीय PM मोदी अगर वहाँ प्रधानमंत्री बने हैं तो किसने बनाया? भारत ने बनाया।
जनता ने बनाया। जनता की इच्छा थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा बने तो बने गए, सीएम योगी दोबारा बने तो बन गए। अखिलेश को नहीं चाहते थे, नहीं बने। बुरा ना मान जाना भाई जो सपा पार्टी से बिलोंग रखता हो, ठीक है, कि भाई सर तौहीन कर रहे हैं। भाई यूपी की जनता ने उनको नहीं चाहा तो नहीं बनाया। इससे हम क्या समझे? वास्तविक पावर किसके पास है? जनता के पास। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, किसके नागरिकों को? भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, देखो क्या बोल रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार की न्याय की बात करता है? 3। और यही प्रश्न में पूछा जाता है कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक का मतलब सभी समाज के लोग बराबर है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जरा बताएं, इस क्लास में आप अलग अलग समाज से यहाँ पे बैठे हैं, पर ये एक ऐसा मंजर है, एक ऐसा मंच है, एक ऐसा आप बोल सकते हो सिचुएशन है या क्लास है जहाँ पे सभी लोग क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी भारत के सभी नागरिकों को बराबर का ओहदा होगा, यानी सामाजिक न्याय मिलेगा। कोई समाज ऊंचा नहीं, कोई समाज नीचा नहीं, सब समाज क्या है? बराबर। क्लियर है? आर्थिक न्याय मिलेगा। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज्यादा है, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि संविधान ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिसके पास पैसे नहीं है उसको सरकार पैसे देने की कोशिश करेगी। जैसे आपके पास छात्रवृत्ति आती है, अब आपके पास छात्रवृत्ति इसीलिए आ रही है ना कि आप अपनी फीस भरने में सक्षम नहीं है, यानी आर्थिक कमजोर है। सरकार ने आपको क्या कर दिया? आर्थिक संपन्न बना दिया। जैसे फ्री में इलाज, जैसे भत्ते, जैसे पेंशन, जैसे कौन सा पेंशन? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। सरकार हमारी ये भी सोचती है कि हमारा बेरोजगार, उसको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता। तो देखो सरकार ने क्या किया? आर्थिक समानता लाने की कोशिश किया। आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक काम कीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, लो आपके पास आ गया पैसा। आपके पास इलाज कराने का पैसा नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया। आपके पास जाने की सुविधा नहीं थी, ट्रेन चला दी। आपके पास बस से ट्रेवल करने की सुविधा नहीं थी, सरकारी बस चला दी। आप स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल खोल दिए। आप आगे की स्नातक की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, सरकारी यूनिवर्सिटी, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दी। आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, शून्य फ्री में फॉर्म अप्लाई करवा दिया। कहीं कहीं फॉर्म फ्री होता है ना, होता है कि नहीं होता? इंडियन आर्मी में फॉर्म जमा करने का पैसा लग रहा है क्या आर्मी में? नहीं। आईएएस के पेपर में भी मात्र 100 रुपये लगता है, और लड़कियों के लिए वो भी फ्री। और लड़कियों की चीज आपको बता दूं, मैक्सिमम 90% फॉर्म नौकरी के लड़कियों के लिए निःशुल्क निकलते हैं। वो इसलिए नहीं कि इन्हें बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए कि हमारे भारत में महिला समाज बहुत दबा हुआ समाज था। अगर 0 रुपए रख देंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। यही कारण है कि आज आप भारत में आईएएस बन सकते हो 0 पैसे से, ठीक है। और कौन सा न्याय? राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या? भारत के सभी लोगों को राजनीति में आने का अवसर मिलेगा। आप जितने भी लोग यहाँ पर हो, अगर आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो, विधायक बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। यानी भारत में राजशाही खत्म। कोई भी व्यक्ति विधायक बन सकता है, कोई भी व्यक्ति सांसद बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या पुरुष, कोई भी बन सकता है। यानी हमारे उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 3 प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। समझे यहां तक? आगे बढ़े। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या? स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता।
3 प्रकार का क्या है? न्याय है, और 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता। विचार, विचार मतलब आप कुछ भी सोच विचार कर सकते हो और सरकार को बता सकते हो। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को सरकार के सामने अभिव्यक्त कर सकते हो, मतलब आप जो सोच विचार कर रहे हो सरकार के सामने व्यक्त करना, किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करना। ठीक है, हम सोच रहे हैं सबको अंधाधुन पढ़ाएं, तो ये व्यक्त करना अपने सामने, यानी आपके मन में कोई भी विचार आता है तो आप दूसरों के सामने उसको व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है? विश्वास। आप किसी पर भी विश्वास रख सकते हो, किसी पर भी, पत्थर में, पेड़ में, पौधे में, ये पेन में, ये बोर्ड में, किसी के ऊपर आप विश्वास रख सकते हो। भारत में, भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता है, भारत का कोई भी नागरिक किसी के ऊपर भी विश्वास रख सकता है। और विश्वास में तो दुनिया टिकी है, नहीं टिकी? बताइए, जब रोड में पैदल चलते हो तो ये विश्वास होता है ना कि पीछे वाला गाड़ी सही चलाएगा, नहीं तो ये बताइए अगर इतना विश्वास ना होता ना तो बार बार पीछे मुड़ के देखते और चलते, फिर पीछे मुड़ते चलते, ऐसा होता। जब टेम्पो में बैठे होते हो तो ये विश्वास होता है ना कि टेम्पो वाला सही चलाएगा। आप कोचिंग आ रहे हो तो ये विश्वास है ना कि हमें सही पढ़ाया जाएगा। तुम्हें नहीं है ना, तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं तो लिखे क्यों हो यार? हैं, चला जा दिल्ली, वहां पढ़। चलिए आगे, धर्म। कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कुछ भी धर्म अपना सकते हो और उस धर्म की उपासना कर सकते हो। और उस धर्म की क्या कर सकते हो? उपासना। उपासना मतलब उसका अनुष्ठान, मैनेजमेंट, उपासना और प्रचार, ये सब कर सकते हो। तो ये रही आपकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, आपको प्रतिष्ठित देखते हुए संविधान आपको अवसर देगा। अब ये बताइए, सरकारी नौकरी में क्या सभी को अवसर नहीं मिलता क्या? जब फॉर्म डाला जाता है तो उसमें कभी नहीं लिखा जाता कि मात्र 100 लोग फॉर्म भरेंगे, आप कितना भी फॉर्म भर सकते हो। हाँ, ये लिखा जाता है कि 100 वैकेंसी है, पर फॉर्म भरने की लिमिट नहीं है, यानी सभी को अवसर दिया कि नहीं दिया? अभी आप बताइए, पेट का एग्जाम, पेट, यूपी SSSC पेट, 18 से 40 साल उम्र बोल दिया, 18 से 40 साल उम्र बोल दिया। अब आपको बता दें, 18 से 40 साल उम्र तो बोल दिया, अब 18 से 40 साल में कोई 21 साल का होगा, कोई 22 साल का, कोई 38 साल का, कोई 37, कोई 39 साल का, होगा कि नहीं होगा? यानी सबको अवसर मिला कि नहीं मिला? हाँ, बाद में हो चाहे ना, वो बात की बात है, अवसर मिला कि नहीं मिला? आपको बता दें, पिछले साल टेट के बैच में मैं अपने से भी डबल उम्र के छात्रों को पढ़ाता था, जैसे पापा के उम्र के हों, पापा के उम्र के छात्रों को यहाँ पर पढ़ाता था। और वो आते थे और हमें डर लगता था कि टोक ना दे, टोक ना दे, कुछ बोल ना दे। चलिए, तो सबको अवसर मिलता है, सरकारी नौकरी में सबको अवसर मिलता है, शिक्षा में सबको अवसर मिलता है, सरकारी योजना का लाभ उठाने में सबको अवसर मिलता है। यानी संविधान भारत के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा और अवसर की समता रखेगा। आगे, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाएगा। यानी भारत की सरकार और संविधान ऐसे भी कार्य करेगा जिससे लोगों के बीच एकता बने, और ऐसी एकता जो टूटे ना, और भाईचारे की भावना हो, भाईचारे की भावना हो। अब भाईचारे की भावना हमारे अंदर होती है तभी तो हम जाके अपने देश के लिए लड़ते हैं। अच्छा, कहीं अगर हम दूसरी जगह हों और अपने ही क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिल जाए तो तुरंत भाई बन जाते हैं कि नहीं? भाई बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली छोड़ो, दिल्ली कॉमन हो गया, चेन्नई गए, यहाँ से चेन्नई गए, स्टेशन में उतरे और स्टेशन में लिया रिक्शा, और ई रिक्शा वाला आपसे पूछने लगा, भैया आप कहाँ से हैं? तो आपने बताया मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ। उसने बोला कि उत्तर प्रदेश से कहाँ से?
आपने बताया चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से। अब वो भी चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का, तो बोलेगा भैया चित्रकूट से कहां से? सपहा से। अरे भैया मैं हुआ क्या हूं, मैं भी वहीं का हूं। अब बताइए, भाषा मिल गई, जगह मिल गई, अब आप अपनी बोलचाल में आ गए कि नहीं आ गए? आप उससे यही की भाषा में बात करोगे और बताओ भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहां भाईचारा बन गया ना। आप घर में कितने भी दुश्मन हो, पर वो आपका भाई बन के वहां पे रहेगा। इस तरह की भावना सभी व्यक्तियों को रखनी है। अब भाईचारे की भावना नहीं होगी तो मुझे लगता है आदमी, भारत के अंदर आदमी ही आदमी को काट के खा जाएगा। इसलिए भारत के सभी नागरिकों को भाईचारे की भावना होनी चाहिए और देश के लिए एकता और अखंडता का प्रेम होना चाहिए कि देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे। अगर हम समुदाय होकर लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम होकर लड़ेंगे, तो अखंडता टूटती है, एकता क्या है, टूटती है। आगे देखिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। आज तारीख है 26 नवंबर 1949 और संविधान सभा में हम सभी भारत के लोग अपने आप को संविधान को समर्पित कर देते हैं। यानी अब हमारा भविष्य, भाग्य विधाता कौन होगा? संविधान। यानी भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। और यहां से आपकी उद्देशिका खत्म हुई। आज टाइम नहीं मिल पाया, कल भाग्य करा देंगे, ठीक है? इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको चाहे आप इसको बंद कर दीजिए। शिवजीत, इसको बंद कर दो।